नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा बहाल, वैकल्पिक मार्ग से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए तीर्थयात्री। क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करने का कार्य जोरों पर। 10 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। श्रद्धालुओं का हेमकुंड पहुंचना जारी। अब तक 2,25,000 श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। और टिहरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी का होगा उच्चीकरण। 30 बेड का होगा अस्पताल और 13 डॉक्टरों की होगी तैनाती। 90 गांवों को मिलेगा लाभ। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार की रात गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक जाने वाले पैदल मार्ग में जंगल चट्टी के पास भूधसाव के चलते करीब 15 मीटर तक पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था। बचाव टीम ने तेजी से काम करते हुए वैकल्पिक मार्ग तैयार किया, जिससे कल देर शाम तीर्थयात्रियों को सुरक्षित गौरीकुंड और सोनप्रयाग की ओर रवाना किया गया। इस दौरान मुख्य मार्ग को भी आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। वहीं आज सुबह केदारनाथ से लौटने वाले और केदारनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को गौरीकुंड और सोनप्रयाग से सुरक्षित मार्ग से आगे रवाना किया गया। सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीम तैनात की गई हैं, जो यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संचालित कर रही हैं। फिलहाल केवल पैदल तीर्थयात्री ही केदारनाथ धाम के लिए इस मार्ग से यात्रा कर सकते हैं। घोड़ों खच्चरों का संचालन मार्ग के पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही शुरू किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए पूरी सतर्कता से काम किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु अपनी यात्रा बिना किसी जोखिम के पूरी कर सकें। सिखों के पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 10 अक्टूबर को शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस वर्ष अब तक 2,25,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि हेमकुंड साहिब आने वाले तीर्थयात्रियों को सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गोविंद घाट के मैनेजर सेवा सिंह ने बताया कि मौसम खुलने के बाद एक बार फिर से हेमकुंड साहिब यात्रा ने जोर पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि कपाट बंद होने के दिन भी यहां 2 से 2,500 श्रद्धालु पहुंचेंगे। 25 मई 2024 को श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा आरंभ हुई थी और इस साल 10 अक्टूबर को यात्रा का समापन दिवस होगा। मौसम बिल्कुल बढ़िया है, ट्रैक भी ठीक है और पिछले दिनों से जब से मौसम साफ हुआ है, यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। सो भी 17-18 दिन शेष हैं, तो सभी यात्रियों से निवेदन है कि जिन्होंने भी अपना प्रोग्राम बना रखा है वो श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन दीदारे करने जरूर पहुंचें। समापन वाले दिन भी लगभग 2-2,500 यात्री पहुंचने की संभावना है। इस साल यात्रा बहुत अच्छी रही है और आज तक लगभग 2-2.25 लाख यात्री श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करके जा चुके हैं। पशुपालन विभाग लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चला रहा है। विभाग की ओर से गंगा गाय योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत दुग्ध समितियों से जुड़कर लोग गौ पालन कर सकते हैं। सब्सिडी समेत सरकार की कई अन्य योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। इसकी जानकारी देते हुए राज्य के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। हमारी काफ़ी योजना है, उसमें गंगा गाय योजना के तहत वो 2, 3, 5 गाय या 2 भैंस जो चाहे वो सब्सिडी पे ले सकता है। SC/ST समाज के अगर व्यक्ति है, महिला है तो 75% सब्सिडी है और अगर उसमें जनरल कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति ले रहा तो उसको 50% की सब्सिडी मिल सकती है। पशुपालन विभाग के माध्यम से अगर वो हमसे कोई भी व्यक्ति, हम ब्लॉक के माध्यम से हम SC/ST समाज को वितरण करते हैं, चाहे वो बकरी वितरण करें, चाहे वो गाय, हमारा कोटा फिक्स है, हर ब्लॉक के हिसाब से कोटा है और उसमें हम लोगों को सब्सिडी के माध्यम से जोड़ते हैं। उस पर अगर वो हम पशुपालन विभाग के साथ जुड़ेंगे तो उनको भूसे पे 50% की सब्सिडी मिलती है। उनको हमारा जो कॉर्पोरेट जो हमारा दुग्ध विभाग है उसके साइलेज में 75% की सब्सिडी है। स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गोट वैली, कुक्कुट वैली समेत अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी।
अभी हमने गोट वैली प्रोजेक्ट शुरू किया है एनिमल हस्बेंड्री विभाग के माध्यम से। उसमें कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को रोजगार से जोड़ना चाह रहा है गोट वैली के माध्यम से, वो अपने 16 बकरी का यूनिट है, जिसमें कि पहली 5 बकरी वो लोन पे लेगा, 30,000 का लोन है 9.25% इंटरेस्ट पे, और उसके बाद जब वो पहला लोन ले लेगा 5 बकरी का, तो 10 बकरी और 1 बकरा हम उसको फ्री में देंगे सरकार के माध्यम से। तो 16 बकरी की एक यूनिट उसकी बन जाती है। एक कुक्कुट वैली योजना है, सेम उसमें भी प्रोसेस है कि उसमें कोऑपरेटिव विभाग के साथ मिलकर हमने ये स्कीम चलाई है। तो कोऑपरेटिव का पहला लोन वो अपने कुछ अंश वो लोन के माध्यम से लेगा, फिर हम उसको 250 करके 3 बार उसको कुक्कुट वैली में 750 बच्चे उसको सरकार मुफ्त में देती है। तो लगातार कोशिश यही है। हमारा बॉयलर फार्म योजना है जो बहुत अच्छी चल रही है, जिसमें हम फार्म सेटअप करके बच्चों लोगों को दे रहे हैं। 1100 लोग हम उसमें लाभार्थी बना चुके हैं। तो यही सारी योजना है जिसके माध्यम से हम लोगों को रोजगार से भी जोड़ रहे हैं, और उत्तराखंड में जो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए जो एग प्रोडक्शन है, जो हम ज़्यादातर यूपी से यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको इंपोर्ट कम हो हमारा, और हमारा स्टेट आत्मनिर्भर बने उस पर, उसके लिए ये सारी योजनाएं चल रही हैं। पशुपालन से जुड़ी इन योजनाओं में महिलाओं और SC/ST समुदाय के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठा ने कहा कि शिक्षा विभाग में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं संचालित हैं। उनको धरातल पर उतारने के लिए काम किया जा रहा है। मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि आपदा की दृष्टि से चिन्हित किए गए स्कूलों के भवन निर्माण की रूपरेखा तैयार की जा रही है। साथ ही शिक्षकों और विभिन्न विद्यालयों की समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। प्रिलिमिनरी फेज में जो विभाग को समझने का प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा, और समीक्षा बैठकें करी गई हैं जो विभागीय अधिकारी हैं उनके साथ में। आज भी जनपदों के साथ में मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ में चर्चा की है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो विभागीय बजट के खर्चे के संबंध में हो, जो भारत सरकार की योजनाएं चल रही हैं विभिन्न हमारी, उनकी समीक्षा के बारे में हो, या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनपदों में जो अवस्थित विद्यालय हैं उनके भवनों के संबंध में, फर्नीचर के संबंध में, शौचालय, पेयजल, बिजली के संबंध में, तो अभी फिलहाल उस पर चर्चा चल रही है। इसके अलावा जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उसके बारे में भी संगठनों के साथ मीटिंग जल्दी ही करी जाएगी। ये धरने प्रदर्शन जो हो रहे हैं, कोशिश करी जाएगी कि बातचीत वार्ता के माध्यम से जो विभिन्न मुद्दे हैं उनका निस्तारण किया जाए। तो अभी ये सारी प्रक्रिया गतिमान है। टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र में स्थित स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इस PHC को अपग्रेड करने के लिए 15 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। इस स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण की कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग ऋषिकेश को बनाया गया है। अस्पताल के उच्चीकरण होने से 90 से अधिक गाँव के लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्याम विजय ने बताया कि जल्द ही भवन निर्माण शुरू कराया जाएगा। उनके अनुसार अब ये अस्पताल 30 बेड का होगा और यहाँ डॉक्टरों के 13 पद मंजूर किए गए हैं। में जो स्थानीय लोगों ने जमीन दान की है, जो CSC का मानक है उसके अनुसार थोड़ी ज़मीन कम पड़ रही थी, लेकिन हमारे पास पूर्वोत्तर में जो ग्रामवासियों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए ज़मीन दी थी, उस ज़मीन को मिला के जो है हमारा वर्तमान में CSC का मानक पूरा हो जा रहा है। हाँ, हमें अभी अस्पताल बनने के बाद जो आवासीय भवन है उसकी भूमि की आवश्यकता होगी। उसके लिए हम स्थानीय जनों से संपर्क में हैं और प्रशासन से संपर्क में हूँ मैं। अगर वहाँ पे कोई ग्राम सभा की ऐसी लैंड होगी तो उसको हम लोग लेकर के आवासीय भवन बनाएंगे, ताकि वहाँ पे जो आवास में हमारे डॉक्टर या बाकी स्टाफ रहेंगे तो उपचार करना ज़्यादा सुगम होगा और लोगों को सेवाएं भी बेहतर मिल पाएंगी। तो इसके बाद हमारा यही प्रयास है कि आवासीय भवन के लिए वहाँ पे जो है भूमिका। पिलखी गांव के पूर्व प्रधान हीरामणि बिजवान का कहना है कि कोट्टी, फैगुल, 11 गांव, हिंदाव, नैलचामी, केमर, जाखनीधार के ढोंगमंदार, रुद्रप्रयाग के लोस्तुपट्टी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसका टिहरी का कुछ हिस्सा, टिहरी का और ढोंगमंदार पट्टी का, जाखनीधार का इलाका और भिलंगना का तो समूचा पूरा है ही, जिसमें 110-15 ग्राम सभाएं पड़ती हैं, और उसके रुद्रप्रयाग का इलाका चिरबटे से पल्ली तरफ का, इससे लाभान्वित होंगे। नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के प्रारंभ में पहला हस्ताक्षर करते हुए किसानों के लिए 20,000 करोड़ आवंटित किए। इस तरह फ्रेट कॉरिडोर समेत अन्य सुविधाओं से किसानों का लाभ बढ़ा है और आमदनी भी बढ़ी है। जो तीसरा कार्यकाल उन्होंने अभी प्रारंभ किया,
20,000 करोड़ रुपए की किस्त पहली बार आते ही पहले पेन से पहला दस्तखत तीसरे कार्यकाल में किसानों के हक में किया। फ्रेट कॉरिडोर किसानों के हक में बने हुए हैं। अब आप अपनी उपज को कहीं भी देश में बेच सकते हैं। मंडियों का बार खत्म हो गया। जहां अच्छी कीमत मिलेगी वहां ले जा सकते हैं। उसके लिए अलग से व्यवस्थाएं करी हुई हैं। खाद, बीज, पानी समय पर मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए उसकी व्यवस्था की हुई है। उधम सिंह नगर के किसानों का कहना है कि किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना जैसी किसानों के कल्याण से जुड़ी केंद्र की योजनाएं बड़ी राहत लेकर आई हैं। किसान सम्मान निधि से छोटे किसानों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। उनको जब ये किस्त मिलती है उससे बहुत ज़्यादा उनका फ़ायदा होता है। और ये एक फसल बीमा योजना चला रखी है, इनसे उससे भी किसानों की फसलें जो ख़राब हो जाती हैं उसमें बीमा करने की वजह से उनका काफ़ी नुकसान होने से बचा है। और ये आजकल बीजों का जो नया जो साइंटिस्ट लगा रखे हैं, जो नए नए बीज बना रहे हैं, उससे प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। और जिससे प्रोडक्शन अच्छा होने से किसानों की आमदनी बढ़ रही है और किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। पहले जो फसलें सड़ जाती थी, दिक्कत हो जाती थी, एक्स्ट्रा बारिश हो जाती थी, फसलें ख़राब होती थी तो उसका मुआवजा नहीं मिलता था। तो फसल बीमा योजना की वजह से आज हर किसान का जो नुकसान होता था, जो पता चलता था कि 6 महीने उसने उसको पाला पोसा और 6 महीने बाद बारिश हो गई और ख़त्म हो गया, तो किसान बीमा योजना जो है उसके आधार पे उसको पूरा मुआवजा मिल पाता है। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो बहुत सारी हैं, नए नए फर्टिलाइज़र, हर तरीके से नए नए बीज उत्पन्न हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना रखा है कि क्या चीज़ नई किसानों के हित में की जा सके। वहीं किरतपुर के किसान धीरेन्द्र मिश्रा का कहना है कि मोटे अनाजों को बढ़ावा देने से किसानों का रुझान भी इनके उत्पादन में बढ़ा है। क्योंकि मोटे अनाज की तरफ भी सरकार बढ़ावा दे रही है, उसका सब किसान उसका उत्पादन बढ़ा रहे हैं और उसकी खरीदने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। जो हम मोटा अनाज उगा रहे हैं, चाहे मक्का हो, जौ हो, चना हो या दलहन की खेती पर भी MSP काफ़ी बढ़ा दी सरकार ने, जिससे किसानों की स्थिति में काफ़ी सुधार हो रहा है और लगातार किसान मोटे अनाज की तरफ, उत्पादन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।